नाजरीन आदाब। भोपाल दूरदर्शन की जानिब से खूबसूरत प्रोग्राम उर्दू बज़्म में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि उर्दू बज़्म में हम शख्सियात के साथ साथ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो बैक वक्त कई खूबियों के मालिक हैं। आप शायर भी हैं, आप चित्रकार भी हैं, आप ड्रामा निगार भी हैं, आपने स्क्रीन प्ले भी किए हैं, आप हिस्टोरियन भी हैं। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ हैं जो उन्हीं के मुंह से आप सुनेंगे तो बेहतर लगेगा। आइए हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी कमरुद्दीन फलक साहब से। फलक साहब, आपका हमारे दूरदर्शन में इस्तकबाल है। फलक साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं और आप अपना खुद ही तारुफ बताएं हमारे नाजरीन को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपने तालीम वगैरह हासिल की है। जी, मैं कमरुद्दीन फलक हूँ और बुरहानपुर मेरा आबाई वतन है, जहाँ पर 1 जुलाई 1971 को मेरी पैदाइश हुई। जी जी। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम बुरहानपुर से ही हासिल की। फिर उसके बाद मैं दमन चला गया था। अच्छा। मैंने कॉलेज दमन से किया। उसके बाद मैं वापस अपने शहर बुरहानपुर आ गया जी। और यहाँ मैंने एक सरकारी मुलाजमत ज्वाइन कर ली जी। और फिर जो कुछ भी किया बुरहानपुर से ही किया। गाए गाए बाहर आना जाना रहा, लेकिन तब से मैं बुरहानपुर में ही मुकीम हूँ। फ़िलहाल एक सरकारी स्कूल का प्राचार्य हूँ। जी 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 जी। तो यही मुख्तसर सा तारुफ है। आपने इससे पहले हमने सुना था कि आपने कोई सर्विस से सुबुकदोश खुद भी ले लिया था कि आप नहीं करना चाहते हो। हाँ, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, मैं जो है तो मैंने शुरू से इस चीज़ को महसूस किया है कि मुझे अपने वतन अज़ीज़ यानी बुरहानपुर से वालेहाना मोहब्बत है। क्या बात है। मेरा दिल नहीं लगता बुरहानपुर से बाहर। जी जी, होना भी चाहिए अपने वतन से, इतनी ही मोहब्बत होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की सर्विसेज छोड़ दी और बुरहानपुर के नगरीय निकाय की एक मामूली सी नौकरी मेरे लिए इनफ है और मैं खुश हूँ उससे। जी जी और फिर उसमें प्रमोशन होते चले गए। जी जी। तो एनडीए में रहा, मानस दल में रहा, सारी चीज़ें छोड़कर बेहतर था मुझे असल में माँ बाप के पास रहना। और ताप्ती जो हमारे यहाँ बहती है ना जी। ये ताप्ती के किनारों का जादू है मुझ पर। अच्छा। मैं नहीं रह सकता। मैं एक हफ्ते से ज़्यादा कहीं बाहर चला जाता हूँ तो बेचैनी सी होने लगती है। जाता तो बड़े जोश में हूँ, चलो घूम कर आते हैं, सर ये स्क्रिप्ट वहीं पर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट का फर्स्ट हाफ भी कंप्लीट नहीं हो पाता कि याद सताने लगती है। लोगों को घर की याद आती है, मुझे शहर की याद आती है। क्या तो मैं बात फिर वापस आ जाता हूँ और मैं यकीन दिला कर आता हूँ कि अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका काम इससे अच्छा होगा। अरे वाह। हाँ, वाह वाह वाह। तो इस तरीके से है। ठीक है। अभी आप मुदर्रिस हैं, मतलब इंग्लिश के लेक्चरर हाँ हैं। जी, हाँ और प्रोफेसर, मतलब आपने प्राचार्य का पद भी दिया जी, हुआ हाँ है, प्रिंसिपल का। हाँ, वो चार्ज मैंने लेकर। लेकिन एक बात मेरे ये बात समझ में नहीं आती, इतने जिम्मेदार ओहदे पर होकर आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं ये स्क्रीन प्ले के लिए, राइटर के लिए, या आपके जो हमने अफसाने सुने हैं या आपने मंजरनामे लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं, वक्त कैसे निकालते हैं? सर, आपने वो पुराने टाइम में जो मेले लगते थे उसमें पानी के अंदर वो तैरती हुई एक नाव देखी होगी आपने? जी हाँ। ऐसा लगता है कि पैदाइशी तौर पर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया था। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा वो घूमती रहेगी, सुकून हासिल नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी जी। देखिए, मैंने स्क्रीन प्ले तो बाकायदा अली सरदार जाफरी से सीखा, कोई इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन एक अजीब बात यह है कि बचपन में जी। जब मैं इतना बड़ा हो गया कि बस्ती से थोड़ा आगे तक जा सकूं, बाज़ार करीब था, तो स्कूल से इधर से आने के बजाय उधर बाज़ार की तरफ से आया। मैंने एक खिलौना देखा, मुझे याद है अच्छे तरीके से। जी जी। और उस बस ज़िद हो गई कि मुझे ये चाहिए। तो अम्मी से आकर कहा कि मुझे वो चाहिए, वो बाज़ार में एक बहुत अच्छा खिलौना आया। अम्मी ने कहा कि अब्बा की तनख्वाह होगी बेटा तो अपन ले लेंगे, बस 2-4 दिन की तो बात है। क्या बात। वो 2-4 दिन बड़ी बेचैनी से मैंने इंतज़ार किया, पहली बार बस जल्दी तनख्वाह हो जाए। अब्बा बार बार पूछते भी थे, मेरी तनख्वाह से तुझे क्या लेना देना? तो फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा, अम्मी ने भी कहा कि इसको दिला देना।
वो दिन खुशी का दिन था, बाज़ार लेकर गए, अब्बा ने कहा चलो दिला देते। मैं गया तो बड़े जोश में था, लेकिन वहाँ पर 2 थप्पड़ खा लिए बाज़ार में। अरे अब्बा ने झुंझला कर चिपका दिया, क्योंकि मजहबी माहौल था घर में। मुझे वो खिलौना पसंद आया था, गणपति। अरे क्या बात है, क्या बात है। अब ऐसा माहौल घर का, हाँ। अब्बा को भी अजीब सा लगा हाँ कि बेटा घर में मूर्ति थोड़ी रख सकते हैं, हाँ। ये कौन सी चीज़ है, कुछ और चीज़ ले लो। वापस आ गए, मैं बड़ा मायूस था, मुझे चाहिए था, वही चाहिए था। क्या जिद है भाई, वाह। अब उसके बाद ये हुआ कि वो गणपति का त्यौहार ही था, तो बाजू में ही हमारे एक पंडाल होता था घर के महल्ले में, तो बड़े गणपति के साथ छोटे गणपति भी रखे जाते हैं। अब देखिए कि मैंने पहला जुर्म किया था अपनी ज़िंदगी में। अरे जब खरीदा नहीं जा सकता था, तो वो दिन के टाइम पे पंडाल में थोड़ी खामोशी रहती थी, सन्नाटा रहता था, मैंने गणेश जी को चुराया अरे क्या बात है। और घर लाकर गेहूं की टंकी में छुपा दिया। वो जो छोटे वाले हाँ, गणपति छोटे थे, बड़े तो थे अपनी जगह, लेकिन रमन लाल काका ने देख लिया था। अब मैं तो मुतमईन था कि अब ठीक है, ये त्यौहार वार खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो अपने पास तो आ गए। लेकिन उन्होंने देख लिया था। वो घर आए अब्बा के साथ और अम्मी से कहने लगे कि वो चूल्हे में वो रोटी सेकने का जो चिमटा है ना, वो गर्म करो। और मैं समझ गया कि ये थोड़ा बहुत मुझे टॉर्चर करेंगे, और उसके बाद ठीक है, फिर गणपति तो हमारे है ही। हाँ यही। लेकिन वो जब गर्म किया जाने लगा, अब्बा ने कहा बेटा तूने ये हरकत की है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा, लम्हा आपको झूठ बोला था। लेकिन जब वो चिमटा गर्म होके मेरे पास आने लगा ना, तो मेरी मेरी बहन को तकलीफ हुई कि मेरे भाई को झटका लगेगा। तो मेरी बहन ने कहा नहीं नहीं, इसको रुको काका, इसको नहीं, इसको कुछ नहीं करना, मैं बताती हूँ कहाँ है। उन्होंने देख लिया था, वो गेहूँ की टंकी में से गणपति निकल गए, वो लेकर चले गए। वो बड़ा अच्छा माहौल होता था। जी जी। आज मैं समझता हूँ अगर ऐसा मामला कहीं हो जाए तो किधर की किधर बात हाँ, हो एक जाएगी। अफसाना बन जाएगा, सही है। अब वो गणपति चले गए, मैं मायूस हो गया कि अब क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से वो मुजस्सिमा साज पैदा होता है जो अब भी मुझ में जिंदा है। आखिर में फिर ये हुआ कि मैंने ही मिट्टी गूंदी और गणपति बनाए। क्या वो मेरे हाथ की पहली मूर्ति थी। और जब उसको बनाकर मैं छुपाने लगा, सुखाना भी था उसको, तो मेरे वालिद साहब ने देख लिया और वो इतनी अच्छी लगी उनको कि वो मुस्कुरा दिए। क्या बात। तो कहा ठीक है अब इसको रखो पास में। तो यहाँ से फिर मूर्तियाँ बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। जी जी। फिर उसके बाद शायरी, क्योंकि मेरा ऐसा एक मुशाहिदा भी है और मेरा ये मानना भी है कि कोई भी फनकार अकेला फनकार नहीं होता, उसमें कुछ साइड में 2-4 फन और होते हैं। हाँ, खूबियाँ हुआ करते हैं, निखारने की ज़रूरत। निखारने की ज़रूरत होती है। जी जी। तो जब पढ़ने लगे तो मज़ामीन ज़्यादा पसंद नहीं आते थे। मुख्तसर में जो छोटी छोटी लाइनों में लिखी हुई चीज़ें होती थी वो ज़्यादा असर कर रही थी। तो यानी वो शायरी थी। जी जी। तो फिर शेर व शायरी का सिलसिला शुरू हुआ। तो कमरुद्दीन साहब, फिर जब आप शायरी के मैदान में आए तो आपने किसी को उस्ताद मुंतखब किया होगा? देखिए, इब्तदाई जो दौर था उसमें खुद मेरे बड़े भाई चिरागुद्दीन चिराग जो है जी वो मेरा कलाम देख लिया करते थे। फिर उसके बाद उनको ये लगा कि मेरा जो लिखने का स्टाइल है वो अलग है, या तो वो गलत है, वो कोई स्टाइल ही नहीं है, या फिर वो उन्होंने कहा मैं नहीं देख पाऊंगा इसको। बात ये होती थी वो चीज़ें, वो जो औजान होते थे, जी जी हाँ, अरूज का जो उरूज कायदा का एक वो कायदा है, तो जी वो तो उस पर लागू होता था। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहाँ से बात वो शुरू हो वाज़ेह रही नहीं है, होता वो था। नहीं हो पाता। जी जी। तो उन्होंने मशहूर शफ़की साहब के पास मुझे भेजा। मशहूर शफ़की साहब के साथ दिक्कत ये थी, बड़े प्यारे इंसान, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो रिवायती शायर थे। अच्छा। तो मेरे लहजे में, मेरे शायरी में वो रिवायत आने लगी। मेरे यहाँ जो ज़ाहिर है मामला तो था, आना चाहिए जी। तो वो एक तजाद सा पैदा हो रहा था। जी जी। फिर उसके बाद मैंने किसी को नहीं दिखाया। तो हमारे नाज़रीन आपसे कुछ कलाम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब आप शायर हैं तो बेहतरीन गज़लें भी आपके पास होंगी, नज़में भी होंगी, जो बेहतर समझें आप सुना। मैं बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको जी कि मुजस्सिमा साज मेरे यहाँ पैदा, मेरे रूह में जो पैदा हुआ, मेरे ज़ात में, जी हाँ, वो तो मैंने आपको बताया, वो बुरहानपुर में ही हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। राइटर जो मेरे अंदर सलाहियत पैदा हुई, वो एक बहुत घने बरगद के दरख्त के साए में हुई। मैंने अपने कॉलेज में दमन से लगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्ले डिज़ाइन किया था यूथ फेस्टिवल के लिए, अपने दोस्तों को साथ में लेकर। लेकर वो प्ले इतना पसंद आया
सब कि उसको स्टेट लेवल पर भेजने का इरादा किया गया। तो अहमदाबाद में वो प्ले लेकर गए। अब वो अहमदाबाद में क्या और भी प्ले कंपटीशन ही था एक जी। उसमें मेरा प्ले जो था अच्छी पोजीशन पर आया था। जो जजेस साहिबान आए थे उनमें एक बहुत बड़ा नाम था जी। और उनको वो प्ले इतना अच्छा लगा, उन्होंने पूछा इसका राइटर कौन है, तो फिर ठीक है मुझे पेश किया गया उनके सामने कि ये साहब कौन वो जज साहब के सामने पेश किया गया। ऐसी ही लाइल्मी उस वक्त मेरे अंदर थी, मैं नहीं जानता था ये जज साहब कौन है, और वो मेरी लाइल्मी का अफसोस ता हयात मेरी रूह पर एक नदामत का जो साया होता है ना वो बना रहेगा, वो आज तक पीछे नहीं छोड़ता होगा। जैसे जोश साहब ने कहा था ना, रूह पर अक्से गुनाह। बताया गया कि ये अली सरदार जाफरी है, मैंने कहा जी अच्छा, मैं नहीं जानता था अली सरदार जाफरी के सामने खड़ा हूँ, ये वो शख्स है जो लगातार 50 साल उर्दू अदब पर छाया रहा। ये हमारा इतना ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शख्सियत, बड़े बड़े से बाल, कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, कहा ये बहुत अच्छा लगा, इसमें जो बयानियाँ आपने इस्तेमाल किया है उसे अगर बाकायदा स्क्रीन प्ले स्टाइल में लिखा जाए तो उसे पिक्चराइज भी किया जा सकता है। क्या बात। ये जो स्क्रीन प्ले शब्द लफ्ज़ था ये पहली बार सामने आया, और मैंने कहा सर मैं नहीं जानता स्क्रीन प्ले क्या होता, तो बोले हम सिखाएंगे, अरे आइए मुंबई कभी, बस ये कहना था उनका। तो मैं फिर कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज से 2.5-3 घंटे का रास्ता था मुंबई, तो मैं जुमे के रोज़ कॉलेज ख़त्म करके मुंबई चला जाता था और पीर को यानी मंडे को वापस आ जाता था कॉलेज में। तो इस तरीके से मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखी, अली सरदार जाफरी साहब ने मुझे सिखाई। क्या बात है। तो स्क्रीन प्ले के जो मेरे उस्ताद हैं अली सरदार जाफरी हैं। जाफरी साहब ने मेरी नज़र में उनके जैसा राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर है नहीं इंडस्ट्री में। क्या बात। क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टाइल लेकर आए थे, और जाफरी स्क्रीन प्ले में जो स्क्रीन प्ले किया गया है वो सारी फिल्में हिट हैं, और सीधा सा फार्मूला था उनके पास कि एक किरदार उठाते हैं ग्रीन हीगल के यहाँ से और एक किरदार उठाते हैं कार्ल मार्क्स के यहाँ से, यानी एक किरदार उठाएंगे आदर्शवाद से और एक उठाएंगे यथार्थवाद से। अब आप देखें दो जो फलसफे हैं, इसके अलावा तीसरा फलसफा कोई दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा, सतही तौर पर आप देखें तो। और ये भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि दोनों में सच क्या है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। ग्रीन हेगल कहते हैं कि इंसान की जब सोच बदलती है तो माशरा बदल जाता है। जी, सही बात लगती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि जब माशरा तब्दील होने लगता है ना तो इंसान की सोच बदल जाती है। दोनों डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जी जी। अब आप समझिए इसको कि कहानियाँ कैसे बनाई गई और कैसे वो सिस्टम चलता रहा और वो आज भी सक्सेस है। अब ये देखिए कि एक किरदार आएगा ऐसा जो माशरे को बदल देना चाहता है। वो शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन हो सकता है, वो चाहता है कि बेवा की शादी होनी चाहिए। एक किरदार आता है कार्ल मार्क्स के यहाँ से, वो धर्मेंद्र होता है। वो उस गांव से इतना मुतासिर होता है कि वो सोचता है छोड़ो यार सब ये गुंडागर्दी वर्दी सब, यहीं बस जाते हैं और खेती बाड़ी करने लगते हैं। इसी तरीके से जो फिल्में आई हैं, सलीम जावेद साहब ने जो फिल्में लिखी हैं उनमें आपको यही फलसफा दिखाई देगा। मेले में दो भाई बिछड़ गए, एक भाई किसी विलन के हाथ लग गया, एक भाई पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया। जी हाँ। तो बस इस तरीके से अब उसको बिखरा कर फिर वापस समेट लेना, ये हुनर था जाफरी स्कूल में, जिसमें बहुत बड़ा काम जावेद अख्तर साहब ने किया है, सलीम खान साहब ने किया है। तो मैंने भी बस इसी माहौल के अंदर कैफी आजमी साहब मैं कतकलाम होता, मैं चाहता हूँ कि आप पहले गज़ल हमें सुनाएं, तो फिर आपके फिल्मी सफ़र पे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आप शायर भी हैं तो हम चाहते हैं गज़ल जी सुनाएं। जी जी जी। नाजरीन सुनते हैं हाँ, खूबसूरत गज़ल। जी। लबों पे सबके सुबह शाम है क्या। क्या बात है। लबों पे सबकी सुबह शाम है क्या। लबों पे सबके सुबह शाम है क्या, कोई मेरी तरह बदनाम है क्या। क्या बात है। वाह 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 वाह। कोई मेरी तरह बदनाम है क्या, सुना है भूल बैठी हो मुझे तुम। हाय 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 हाय। सुना है भूल बैठी हो मुझे तुम, तुम्हें इस काम से आराम है क्या। क्या बात है। वाह वाह वाह। तुम्हें इस काम से आराम है क्या। और फरमान साहब ये शेर देखिए,
ये जो माहौल हमारा हो गया है कि हफ्तों के सफ़र जो है तो सेकंड्स और मिनटों में हो गए हैं, और ये दुनिया किस कदर सिमट गई है, उसका शायरी पर क्या असर होता है। देखें शेर मैंने अदब में इजाफा किया शायद। इरशाद। मेरा दिल दिन में कैसे जल रहा है, मेरा दिल दिन में कैसे दिन में कैसे जल रहा है, जहाँ तुम हो वहाँ अब शाम है क्या। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, जहाँ तुम हो वहाँ अब शाम नई है क्या। इस्तिलाह लाए भाई, वाह 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 वाह। और शेर यूँ भी होता है कि चबाकर दिल कलेजा मांगती है, चबाकर दिल कलेजा चबाकर दिल कलेजा मांगती है, मोहब्बत बुज़दिलों का काम है क्या। क्या बात है, वाह वाह वाह, मोहब्बत बुज़दिलों का काम अच्छा है शेर क्या। है भाई, वाह वाह वाह। और ये शेर मैं आप ही को नजर कर देता हूँ इरशाद। कि मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ तुमसे, हाय हाय हाय, मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ तुमसे, मुझे इसके अलावा काम है कहाँ क्या? है क्या, क्या बात है, क्या बात है। ये गमे रोजगार क्या है मुझे जी जी जी। नहीं पता है ना, तेरा गम रहे सलामत मुझे कौन सी गमी। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बस ये कि मोहब्बत हो जाती है तो बस जी जी जी। मुझे इल्म और हुनर से मोहब्बत रही है। अच्छा, आपने फिल्में भी लिखी हैं, स्टोरीज, तो कौन कौन सी फिल्म आपकी आ चुकी हैं मंजर आम पर। हाँ, जो फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं तो उसमें मैं हिंदी फिल्मों में मेरी 3 फिल्में हैं जी। एक चांद बुझ गया फिल्म आई थी, जी। बहुत डिस्प्यूटेड फिल्म रही। उसमें आपकी कहानी है। हाँ, उसमें स्क्रीन प्ले स्टोरी जो है तो डायलॉग्स भी किए थे। डायलॉग भी। जी जी। फिर उसके बाद रॉयल उत्सव आई थी। रॉयल उत्सव में हमने ये प्रैक्टिकल यूँ किया था, ये सोचा था कि सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बादशाह के यहाँ पैदा ना होकर किसी किसान के यहाँ पैदा होता तो क्या होता। तो भी वो दुनिया फतेह करने निकलता, क्या हालात होते उसके साथ। तो उसे लेकर हमने एक रॉयल उत्सव फिल्म बनाई थी। वो किसान के यहाँ पैदा होकर भी वही बना था जो उसको बनाना था। जी। फिर उसके बाद मैंने एक कॉमेडी, हिंदी कॉमेडी फिल्म जो हाल अभी रिलीज़ हुई है मेरी, फंसते फंसाते। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी और पसंद की गई, इस फिल्म को पसंद किया लोगों ने। इसके अलावा मैंने 3 पंजाबी फिल्में लिखी हैं जी। एक फिल्म थी मेरी मजबूर, दूसरी फिल्म थी पंजाब, और तीसरी फिल्म थी रब रखा। तो रब रखा का जो स्क्रीन प्ले है मुझे उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और वो मेरी बड़ी कामयाब फिल्म रही। कौन से सन में? ये 2020 की बात है। माशाल्लाह। 2020 में हमने रब रखा के लिए फिल्म फेयर लिया। तो आपको पंजाबी ज़बान में भी उबरियत। हाँ, ये बड़ी चीज़ है। देखिए, स्क्रीन प्ले जो है ना वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। आप फिल्म की ज़ुबान स्क्रीन प्ले है। मैं तो उसे लिख रहा हूँ हिंदी उर्दू में ही, लेकिन उस फिल्म को आप चाहे पुर्तगाली में बनाएं, हाँ, ज़बान कहीं जिस ज़बान में बनाएं, आपको डायलॉग के ट्रांसलेशन करवाने हैं, डायलॉग्स के ही ट्रांसलेशन होंगे, मंजरनामे का ट्रांसलेशन तो नहीं हो पाएगा। वो जो स्क्रीन प्ले चल रहा हो तो चल। हाँ, लेकिन ये है कि जिस सराउंडिंग की आप फिल्म लिख रहे हैं उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। पंजाब के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए, तो ही आप वो स्क्रीन प्ले और वो डिटेल पूरी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो ये 3 फिल्में हो गई। एक इंग्लिश फिल्म मैंने लिखी है, माय इंडियन वेडिंग, और एक अभी हाल ही में अभी लास्ट मंथ मेरी एक फिल्म कंप्लीट हुई है, ऑटम इन कश्मीर। इसका नाम हमने रखा हरूद। हरूद जो है तो ये कश्मीरी वर्ड है, क्योंकि ये पूरी फिल्म की जो कहानी है, उसका जो पस मंज़र है वो कश्मीर का वो मौसम है जब चिनार के पत्ते जर्द हो जाते हैं और वो फिर झड़ने लगते हैं। तो वो एक बड़ी वो चार्मफुल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, उसे हरूद कहा जाता है। अब वो हरूद जो वर्ड है वो टिपिकल कश्मीरी वर्ड है, इसको इंटरनेशनली लोग समझ नहीं पाएंगे, तो हमने उसके अंदर एक अलग से लिंक डाल दिया है, ऑटम इन कश्मीर। तो ये फिल्म अब कंप्लीट हुई है, इसकी अभी एडिटिंग चल रही है। जी 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 जी। हाँ, इसके अलावा जगन्नाथ पुरी जो है उनकी फिल्म की है, जिन्होंने अभी लाइगर की थी संजय दत्त को लेकर। दूसरी फिल्म भी संजय दत्त की मैंने जो अभी की है, हुंजा। जी। तो ये फिल्म पर भी अभी काम चल ही रहा है, और कुछ राजस्थानी फिल्में भी लिखी हैं। अच्छा, अभी जिक्र आया बीच में मंजरनामे। हाँ, आपके बड़े मशहूर मंजरनामे हैं, तो हम चाहते हैं नाजरीन एक आध कोई मंजरनामा आप सुनाएं हमारे नाजरीन को। देखिए जी। मंजरनामा यानी मैं आपको एक मुख्तसर सी नज़्म सुनाता हूँ, उसमें हाँ, उसमें भी मंजर निकल आएगा। जी। देखिए, मंजरनामा जो उसका मकसद है, वो मकसद ये है कि जब आप सुनाते हैं तो तो आप
सुनाई ना दे, दिखाई भी देना जी हाँ, चाहिए। जी। जो आप सुना रहे हैं वो चीज़ सिर्फ सुनाई ना दे, हाँ। वो दिखनी भी चाहिए। तो बस वही कमाल है। जी हाँ, जी हाँ। एक नज़्म है अजनबी लड़की। अजनबी लड़की, जी देखिए अब मंजरनामा आपके समझ में जी आएगा। जी, इरशाद। बहुत प्यारा सा घर, उस घर में प्यारा बेत का सोफ़ा, वो जिस पे बैठ के तुम कांसनी स्वेटर बनाती थी, वो लकड़ी की ट्रे और उसमें वो पीतल की नक्काशी, क्या बात वो जिसमें बैठ के फिरती थी घर में चाय की प्याली, है। वो चीनी चाय की प्याली के सुबह शाम जिसमें तुम मोहब्बत घोल देती थी, हाय हाय। वो आंगन और उस आंगन में प्यारा पेड़ जामुन का कि जिसकी निचली शाखों पर परिंदों के लिए दाने के और पानी के छींके थे, वो प्यारे फूल से बच्चे जमा करने थे जो हमको कभी पैदा ना हो पाए, वो प्यारा पेड़ जामुन का कभी उग ही नहीं पाया, क्या बात है। वो घर आंखों में है अब तक कभी बाहर नहीं आया, तुम्हारे ख्वाब थे ये सब जो मुझको याद हैं अब तक, रिवाजों के घने जंगल में आखिर खो गई हो तुम, पराई हो गई हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया फलक साहब, बहुत अच्छा मंजरनामा आपने ये नज़्म के ज़रिए हमारे नाजरीन को सुनाया। अच्छा, ये जो स्क्रीन प्ले पे आप लोग गए और अभी आप लिख भी रहे हैं डायलॉग, जी जी। तो इसमें जो क्योंकि आपका वतन बुरहानपुर है, तो बुरहानपुर को लेकर भी कुछ आपने लिखा है? हाँ, ये बड़ी तकलीफ दे बात हुई कि इरफान खान साहब के लिए हमने एक फ़िल्म की थी, और बल्कि मैं बुरहानपुर में वो जो हमारे यहाँ तांगा चलता है ना, वो तांगे वालों की आवाज़ें रिकॉर्ड कर करके उनको भेज रहा था। तो बस उनके साथ जो एक हादसा हो गया, अरे अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे उनकी। तो सईद मिर्ज़ा साहब जो है तो बुरहानपुर आए थे। ये फ़िल्म एक्चुअली हम करने वाले थे लखनऊ में, ये एक तांगे वाले की कहानी थी। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप एक बार बुरहानपुर आ जाएं, मैं आपको बुरहानपुर दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी फिल्म बुरहानपुर में हो सकती है। अच्छा। हाँ, ये एक तांगे वाले की एक स्टोरी थी। देखिए मैं चाहता हूँ अब उस एक लाइन में आपको सुनाता हूँ, इसमें आप समझ लेंगे मंजरनामा क्या होता है। ये एक तांगे वाला है, ये टूरिस्ट को लेकर घूमता है अपने तांगे में, और टूरिस्ट का वेट करते करते एक ग्राहक आते हैं उसके पास बैठते हैं। अब वो क्या करता है, घोड़ी जो है ना वो तांगा रोक देता है रास्ते में, और अब उनसे कह देता है कि भाई मैं अब इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। तो बहरहाल ये होता है कि वो पूछते कैसे उतार कह सकते हो, मामला ये है कि उसकी घोड़ी प्रेग्नेंट है, और वो ये कहता है कि देखो अब ये आगे नहीं चल पाएगी, मुंह खोल रही है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आपको बैठा आपको दूसरी गाड़ी में बैठा देता हूँ। अब जब वो घोड़ी लेके घर आता है तो उसका भाई कहता है कि भाई भाभी की हालत बहुत ख़राब है। अरे वाह। वो घोड़ी बराबर खोल भी नहीं पाता, कहता तू इसको तांगे से अलग कर, मैं उधर जाकर देखता हूँ। वहाँ जाता तो उसके घर में बच्चा होने वाला होता है। अब वो दाई वगैरह कहते हैं कि इसको तो अस्पताल ही ले आना पड़ेगा। अब वो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जैसे तैसे जाता है, वहाँ पर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, जी जी। बच्चा जिंदा है, और डॉक्टर कहता है कि तू इसकी फिक्र कर, इसके पेट में अल्सर है, इसको माँ का दूध चाहिए। अब वो अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाने के लिए वो हॉस्पिटल में जो लेडीज़ की डिलीवरी हो चुकी है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चे को दूध पिला लो। उसके बच्चे को कोई दूध नहीं पिला पाता। और जब वो घर आता है तो उसका भाई कहता है कि भाई वो घनश्याम काका जो है तो बोल रहे थे कि हमारी घोड़ा किराए से ले सकते हो तो ले लो। तो ये कहता है क्यों, हमारी घोड़ी को क्या हुआ? बोले भाई हमारी घोड़ी मर गई। ओह। तो बोले कैसे? बोले वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अपना जो बच्चा हुआ है ना उसका, अरे वो तो बिल्कुल अरबी घोड़े जैसा है, अभी 1-2 साल में तैयार हो जाएगा। घनश्याम काका की घोड़ी उसको दूध पिला रही है। ओह। तो ये है कि वो घोड़ी के बच्चे को माँ मिल जाती है, और इस माशरे में इतने सारे हमने नेट्स पैदा कर दिए हैं कि इंसान के बच्चों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। क्या बात है, तो ये बड़ा आलमी है। हाँ, तो ये किस्म का एक मंजर मैंने निकाल के दिया। ये पूरी स्टोरी थी जिसको हम इरफान खान को लेकर कर रहे थे बुरहानपुर में। लेकिन एक साने हाँ, अब कोशिश कर रहे हैं, दूसरे कुछ आर्टिस्ट हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले पाऊंगा उनका, क्योंकि उनसे भी कुछ बात फाइनल नहीं हो पाई है। आप हिस्ट्री भी आपने बहुत गहरा मुताला किया है, तो बुरहानपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं 1 मिनट के अंदर अंदर। देखिए क्या तारीखी शहर है, तो इसमें थोड़ी सी खायब बात। हाँ, देखिए फरमान जाई साहब, मैंने आपको बताया कि मेहमान नवाजी जो है तो मेरे वालिद की बड़ी मशहूर थी। मेहमान हमारे आते थे, अब कभी ये होता था कि मेरे वालिद साहब मशरूफ होते थे तो वो मुझे कहते थे बेटा आप चले जाओ उनको ले। अब वो पूछते थे ये क्या चीज़, इसको बनाया किसने, ये इमारत कैसे है, ये कारोबार जो कर रहे हैं लोग ये कब से कर रहे हैं, क्यों कर, तो
उनको जवाब ना दे पाना, अपनी लाइल भी जो है उसमें मुझे शर्म आती थी। फिर पढ़ना शुरू किया। हमारे टेक्सटाइल तो कब से है, ये नदी कब से बह रही है, ये इमारत किसने बनाई थी, इसकी खूबी क्या है, इसमें कौन दफन है, कब किसकी हुकूमत रही, क्या रहा, वो सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते अब ये हाल हो गया कि वो पूरा शहर जो है हमारा वो मुझे हिफ्ज हो गया। हिफ्ज हो गया, कहाँ क्या अब उसी में मौजूद लोग था, कहते हैं कि हिस्टोरियन है, वो ठीक है, थोड़ी बहुत तारीख जानते हैं। हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन फलक साहब, आप हमारे तशरीफ़ लाए। ये थे कमरुद्दीन फलक साहब जो बैक वक्त कई खूबियों के मालिक थे। हम आपसे रूबरू करा रहे थे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब।